हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी तीनों ही साइड इक्वल होते हैं। ये है हमारा ए, बी और सी। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। अगर हम एक साइड को ए कंसीडर करते हैं तो बाकी दोनों साइड भी क्या होगा, ए होगा। और चूंकि तीनों ही साइड आपस में बराबर है, इसलिए तीनों कोण भी बराबर होगा। और तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60, 60 और 60 डिग्री का। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं गाइस कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किस चीज़ पर, BC पर। चलिए, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर ये D है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू BC इंटू AD। यही इनका क्षेत्रफल होगा ना। आप बात समझ रहे हैं। अच्छा, तो BC की लंबाई तो हमें मालूम है, कितनी लंबाई है, A। अगर AD की भी लंबाई हमें मालूम हो जाए तो हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया था इन सेंटर समझाते वक्त कि अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये हमारा A, ये हमारा हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या, ADC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AD हमारा फाइंड आउट करना है। AC यानी कर्ण है जिसकी लंबाई क्या है, A। तो AD की लंबाई क्या होगा, A साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, A साइन थीटा। ये हमने आपको बताया पहले भी। अच्छा, DC क्या होगा, A इंटू कॉस थीटा। ये क्या होगा, A इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AD का लंबाई क्या हो जाएगा, A इंटू साइन थीटा के स्थान पर 60 डिग्री, है ना। दैट मीन्स A साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो AD का लंबाई निकल गया। अच्छा, और BC की लंबाई क्या है बंधु, A। और ये 1/2 है ही। दैट मीन्स क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू A यानी हमारा आधार इंटू परपेंडिकुलर यानी A √3/2। दैट मीन्स इसे हम कह सकते हैं √3/4 इंटू A²। ठीक है। तो लंब कभी भी निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, आप सीक्वेंस वाइज लिखते चलिएगा अगर लिखना होगा आपको तब। ठीक है, जैसे अभी हमने जो मिटाया वो पहले लिखना था। अब ये हम अगर ये लंब हमें निकालना होगा तो हमेशा ही क्या होगा, अगर ये साइड A है, तीनों ही साइड तो इसमें समान होता है, तो कोई साइड अगर A है तो ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है A से BC पर, इसकी लंबाई क्या होगा, क्या होगी, √3/2 इंटू A। ठीक है। और DC की लंबाई क्या होगी, A/2, है ना। A/2 क्यों होगा, क्योंकि A cos 60 का मान 1/2 होता है, तो DC का लंबाई क्या होगा, A/2। तो जब ये A/2 है तो ये भी क्या बचेगा, A/2, है ना। यानी अगर हम वर्टेक्स A से BC पर कोई परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये परपेंडिकुलर BC को क्या करेगा, 2 इक्वल भागों में बांट देगा। ये एक नज़रिया हुआ। आप दूसरे नज़रिए से ऐसे भी देख सकते हैं। अब इसे मिटा रहे हैं हम कि अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया है तो ये एंगल इधर से 90 डिग्री और इस तरफ से भी ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों ही तरफ से आपका जो कोण है वो 90 हो रहा है। अच्छा, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। क्यों सर्वांगसम होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचा, 30, और ये भी कितना बचेगा, 30। तो तीनों कोण तो संगत कोण हमारा तीनों समान है,
और ये साइड कॉमन है, ये भुजा भी बराबर है। दैट मीन्स हर एक एंगल से आप देखिए तो सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब क्या है कि BD और DC समान समान होगा, यानी a/2 और a/2 होगा। मतलब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज़ को देखते जा रहे हैं। एरिया को हमने देख लिया, आप एरिया नोट कर लिए होंगे, अगर आप नोट करते हैं तब, और नोट नहीं करते हैं तब तो फिर कोई बात नहीं है। अब एक चीज़ देखिएगा, हम A से क्या गिराए हैं, लंब गिराए हैं। किस पर लंब गिराए हैं, BC पर लंब गिराए हैं, यानी ये 90 डिग्री है। और जब हम लंब गिराए हैं A से BC पर, तो ये मिला कहाँ पर जा कर के, D क्या हो गया, D हो गया मिड पॉइंट। D क्या हो गया, मिड पॉइंट। हम गिराए थे क्या, लंब, और ये D क्या है, मिड पॉइंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने लंब गिराया था वह माध्यिका है। अच्छा, एक बात समझिएगा कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर डाले गए लंब को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब। ये हमने आपको बताया था ऑर्थो सेंटर पढ़ाते वक्त। ठीक है, आप ऑर्थो सेंटर का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभिलंब हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, वर्टेक्स से, जैसे हम B से अगर AC पर एक लंब गिराएं तो वो क्या कहलाएगा, अभिलंब, यानी अल्टीट्यूड। तो हमारा AD जो है, AD क्या है, अभिलंब यानी अल्टीट्यूड। साथ ही ये BC के मिड पॉइंट पर मिलता है और A से आ रहा है। तो अगर वर्टेक्स से चलकर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर कोई रेखा मिलती है तो उसे हम मीडियन भी कहते हैं, यानी माध्यिका। ठीक है। फिर मिड पॉइंट पर अगर कोई लंब हो तो उसे हम भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, लंब समद्विभाजक। अब बात समझ रहे हैं, लंब इसलिए कि ये लंब है और बाइसेक्टर इसलिए कि सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक। साथ ही आप देखिए ये कोण आपका 30 आया था अभी, और ये कोण भी 30 आया था। ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। अब ये 30 है और ये पूरा 60 है, तो ये 30 ही बचेगा ना, यानी ये दोनों कोण बराबर है। तो हम इसे एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, यानी कोण समद्विभाजक। जैसे कि यहाँ पर हमने समद्विभाजक लिखा, तो ये हमारा कोण समद्विभाजक भी हुआ। दैट मीन्स ये इस ट्रायंगल में किन किन चीज़ों का रोल अदा कर रहा है, ये अल्टीट्यूड है यानी लंब, ये अभिलंब है। दूसरा ये मीडियन भी है, मीडियन यानी माध्यिका। तीसरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चौथा ये एंगल बाइसेक्टर है। यानी चार रोल ये अकेला लाइन निभा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब समझिएगा इस चीज़ को कि अल्टीट्यूड, अगर हम ये समबाहु त्रिभुज अगर हमारा है, तो यहाँ से जब आप सामने वाले साइड पे अल्टीट्यूड डालिएगा ना, तो ये भी वही सारा रोल निभाएगा। यानी ये मीडियन होगा पहले। तो अगर ये परपेंडिकुलर आपने डाला है तो ये भी क्या होगा, मीडियन, यानी सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट देगा। और ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चूँकि परपेंडिकुलर है ही, मीडियन है ही, तो मीडियन तो सामने वाले को दो बराबर भागों में बांटता ही है, और परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हुआ, एंगल बाइसेक्टर भी हुआ, है ना, और अल्टीट्यूड भी हुआ। यानी चारों रोल ये निभा रहा है। फिर अगर यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये भी उसी तरह से चारों लाइन का रोल अकेला ये निभाएगा। तो ध्यान रखिएगा,
अल्टीट्यूड जिस जगह पर मिलता है उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। यानी ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर। और तीनों मीडियन जहाँ पर मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉयड। यानी ये पॉइंट क्या हुआ, सेंट्रॉयड। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलता है, हमने आपको बताया था, आप याद कीजिए, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का डेफिनेशन बताते समय हमने आपको 3 डेफिनेशन बताया था। उसमें एक डेफिनेशन ये था कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। तो ये तीनों तो एंगल बाइसेक्टर भी है ना, यानी ये पॉइंट हमारा इन सेंटर भी होगा। कहने का मतलब कि जो चारों सेंटर हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो एक ही बिंदु पर होता है, चारों ही सेंटर हमारा एक ही पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो आगे इस पे सवाल आएगा, हम लोग आगे सवाल करेंगे इस पे आधारित। ठीक है, तो जितना भी प्रॉपर्टीज हमने उन चारों में सीखा था ना, मतलब अलग अलग लिया था हमने आपको सेंट्रॉयड के लिए, इन सेंटर के लिए, सर्कम सेंटर के लिए और ऑर्थो सेंटर के लिए, वो सारा प्रॉपर्टीज इसमें लग जाएगा। मतलब ऑर्थो सेंटर का भी प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। जैसे अगर आपको ये एंगल दे दिया जाए और ये एंगल पूछेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा, और देगा ही क्यों, ये तो मतलब ऐसे फिक्स ही रहेगा। ये 60 होगा तो ये 120 होगा, दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि ये P है, ये Q है, ये O है, तो APOP कैसा चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर भी है ना। AO और OD का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। क्यों 2:1 होगा, क्योंकि ये सेंट्रॉयड भी है। तो जितना प्रॉपर्टीज होता था इन चारों में जो हम लोग सीखते थे वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इस पे जो सवाल आधारित होगा वो हम लोग आगे करेंगे। अभी इसका थ्योरी बस हमने देख लिया, ये हमने देख लिया कि चारों सेंटर यहीं पर होगा, और जितना भी सवाल क्रिएट वहाँ होता था वो सारा सवाल क्रिएट होगा इसमें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज के थ्योरी को यहीं फिनिश करते हैं। इसके आगे का एक टॉपिक जो बचा हुआ है उसे फिनिश कर लेते हैं आज। जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम लोग आराम से सवाल में इन कर जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल के सवालों में, और उस समय इस पे भी आधारित ढेर सारा सवाल आएगा, वो सारा सवाल हम लोग करेंगे। देखिए बंधु, हमने एक ट्रायंगल लिया, जैसे इस तरह से हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, किसे, BA को हम आगे बढ़ा देते हैं, और फिर इसका कोई एंगल बाइसेक्टर होगा ना। ये हमने ले लिया एंगल बाइसेक्टर, और BC को हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से। ये एंगल बाइसेक्टर जो है ये BC को मिलता है पॉइंट D पर। ठीक है, AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल, एक्सटर्नल एंगल A का, चलो इसको हम कह लेते हैं P, यानी PAC का एंगल बाइसेक्टर है, ये है थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, सबसे पहली बात अपना दिमाग लगाना और ये बताना कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो क्या अल्फा थीटा प्लस अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये बताना अपना दिमाग लगा करके।
क्या थीटा प्लस अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। देखिए कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि ये 10 डिग्री का कोण है, अल्फा कितना है 10 डिग्री का कोण, तो इधर कितना बचा, इधर बचेगा 170 डिग्री का कोण। अच्छा, तो ये जो थीटा हमारा है, ये थीटा क्या होगा 170/2 है ना, थीटा हमारा क्या होगा 170/2 यानी 85, तो ये क्या हो जाएगा 85 + 10 यानी ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 95। कुछ भी आप लो, ये कम से कम तभी होगा ना जब ये छोटा से छोटा होगा। ये अगर 0 हो जाएगा ना तब ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा। सोचना जरा मेरी बात को, ये और ये इक्वल है ना भाई, तो अगर हम इसको जब 0 कर देंगे, ज्योमेट्री में हम हमेशा आपसे कहेंगे कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा, अर्थमेटिक, इन चीज़ों से ज्योमेट्री अलग इसलिए है कि इसमें विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, मतलब आप चीज़ों को देखें और समझें, सबसे ज़्यादा इसमें ऑब्जर्वेशन जो है आपका वो काम आएगा। ठीक है, जितना भी टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में है शुरू से लेकर अंतिम तक, ज्योमेट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ भी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन होता है। एक बार अगर आप इसमें उतर गए तो फिर मतलब निकलने का मन नहीं करेगा, एकदम डूबते ही चले जाइएगा आप इसमें, और डूब जो गया वही पार हो गया। समझ रहे मेरी बात को? तो विजुअलाइज करना इन चीज़ों को कि ये जो है ये और ये तो बराबर है ही। अच्छा, अगर इसको हम 0 कर दें तब ये और ये 90 हो जाएगा, लेकिन जब ये 0 हो जाएगा तो फिर त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और 0 से ये जरा भी ज़्यादा रहेगा तो फिर ये 90 से मतलब ये जो है दो पूरा मिल करके 90 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से कम हो जाएगा, ये भी 90 से कम हो जाएगा, ये भी 90 से कम होगा। अब समझ रहे मेरी बात को? जब ये 90 से कम होगा तो ये 90 से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये पूरा तो 180 डिग्री का होगा। समझ रहे हैं ना, ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री का। तो अगर ये 90 से कम हो गया बंधु तो ये 90 से ज़्यादा होगा ना, और ये तो 90 से कम होगा ही क्योंकि ये और ये समान है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये वाला हमेशा क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा। अब समझना है इस चीज़ को कि अगर हम इस पॉइंट से एक ऐसे हमने लाइन खींचा जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो अगर आप इस तरफ खींचिएगा ना तो ये और 90 से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? और इस तरफ खींचिएगा तो ये और 90 से बढ़ जाएगा। मतलब इधर जितना आप दूर जाते रहेंगे आपका एंगल क्या होगा, ये वाला 90 से और बड़ा होते जाएगा। तो अगर कहें कि इस पॉइंट, ये जो है 100 डिग्री का कोण है और इस पॉइंट से इस पर एक 90 डिग्री का लाइन खींचना है, यानी परपेंडिकुलर खींचना है। समझना है चीज़ों को, ये 100 डिग्री का कोण है, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचना है, तो आप इस तरफ नहीं खींच सकते हैं। आप जब भी खींचेंगे तो किस तरफ खींचेंगे, इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, और फिगर हम स्पष्ट कर देते हैं आपका, ये ऐसे है। ठीक है, और ये देखिए पॉइंट है। अगर ये 90 से ज़्यादा है, अगर क्या ज़्यादा दिख ही रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, ये 100 है मान लो, तो आप जितना इस तरफ जाइएगा ये उतना ही बड़ा होते जाएगा। ये अब 120 हो गया, अब और आप इधर चले जाइएगा तो 150 हो जाएगा। तो 90 खींचने के लिए आपको कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा। तो अगर हमें कहे कि ए बी जो लाइन है इस पर डी से परपेंडिकुलर अगर डालना है तो हम इस तरफ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस तरफ जो है ना एक अधिक कोण बन गया है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा बन गया है। तो हमें परपेंडिकुलर किस तरफ ड्रॉ करना होगा, बी ए लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें किस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरफ। ये कॉन्सेप्ट समझना इसमें पहले ज़रूरी है। समझ गए मेरी बात को? अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने के पहले खुद से बहुत अच्छे से सोचिएगा, ताकि आपका जो बुद्धि है इसमें ज्योमेट्री में वो ग्रो करे, आपका समझ बढ़े। लोग ज्योमेट्री पढ़ने वक्त भी
टीचर से चुटकुला चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। क्यों? मज़ा आए इसलिए। दलील भी अजीब अजीब लोगों का है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तभी आप दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा मज़ा खोजते हैं, यानी पढ़ाई के साथ मजाक करते हैं। फिर रिजल्ट आपके साथ मजाक करता है, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे साथ मजाक ना करे, तो अभी पढ़ाई के साथ मजाक बिल्कुल नहीं करें। मिलावट नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई है, मजाक मजाक है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट करने वक्त आप बिल्कुल मिलावट नहीं करते हैं, फुल एंटरटेनमेंट करते हैं। अगर आपको क्रिकेट देखने कह दिया जाए तो आप क्रिकेट देखेंगे, उस समय बीच में 2 सवाल आप नहीं बनाइएगा, और बनाना भी नहीं चाहिए। आप क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट आप देखिए, पढ़ाई करें तो पूरा पढ़ाई कीजिए, दोनों को अलग अलग रखिए, ठीक है? तो इसका मज़ा आएगा, अदरवाइज इसका मज़ा कभी नहीं आएगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? इस लाइन पे ये जो हमारा है हमेशा 90 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ से, अगर हमें कोई कहे BA पर परपेंडिकुलर डालो, तो हम इस तरफ नहीं डाल सकते हैं। और अच्छे से इमेजिन करना चाहते हो तो ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये मान लो कि वर्टेक्स है और ये लाइन है और ये 90 से ज़्यादा है। क्या आप इस तरफ परपेंडिकुलर डाल सकते हैं? कभी नहीं डालेंगे। आपको क्या करना होगा? इसको बढ़ाना होगा इस तरफ, और इस तरफ परपेंडिकुलर पड़ेगा। अब शायद आपको इमेजिनेशन होता होगा, ये जो है ना, ये 90 से ज़्यादा है, ये देखने में लगे या नहीं, ये अधिक कोण है 90 से ज़्यादा, तो इस तरफ आप परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते हैं। आप इन चीज़ों को सोचिएगा ज़रूर, सोचना एकदम ज़रूरी है ज्योमेट्री में। विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योमेट्री में। इसमें ये अर्थमेटिक नहीं है। मान लो कि यहाँ पे हमने लंब गिरा दिया, इसका नाम हमने दे दिया, क्या क्या हो गया, D हो गया ना। चलो इसका नाम हमने दे दिया E, ठीक है? चलिए अब एक बात बताओ, 2 ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना। 2 ट्रायंगल पे, एक ट्रायंगल है ABD और एक ट्रायंगल है ACD। एक ट्रायंगल है ACD, 2 ट्रायंगल है। कौन कौन सा? ABD, ACD। अच्छा एक बात बताइए, अगर दोनों का क्षेत्रफल हमसे कहा जाए, क्या हम दोनों का क्षेत्रफल कह सकते हैं ना कि BC और CD जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में इन दोनों का क्षेत्रफल होगा। क्यों? क्योंकि हाइट तो, अगर हम जैसे इसको बेस लेते हैं BC को और CD को, अच्छा BD को है ना, BD, ये BD है। हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं बंधु? ABD और ACD। तो दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होगा ABD और ACD, इसका क्षेत्रफल उसी अनुपात में होगा ना जिस अनुपात में BD और CD है। BD और CD जिस अनुपात में है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, उसी अनुपात में बड़ा वाला ट्रायंगल और इस छोटा वाला ट्रायंगल का भी क्षेत्रफल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन है, और आधार भी कॉमन है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है? इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, यानी BD और CD जिस अनुपात में है उस अनुपात में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD होगा, ठीक है? अब दूसरा दृष्टिकोण देखना, ABD, ठीक है? इसका क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू AB को हमने आधार लिया, इंटू हाइट यानी DE, ऐसा हम कह सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नहीं समझे? फिर से ध्यान से देखना, ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल क्या हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हम ले लिए AB को, बेस हमारा क्या हो गया? AB, और हाइट हमारा तब क्या हो जाएगा? इस वर्टेक्स से इस बेस पे डाला गया लंब जो कि DE है,
है ना। दैट मीन्स 1/2 इंटू ए बी इंटू डी ई इसके बराबर। अच्छा, ए सी डी ट्रायंगल में अब ये तो 90 से ज़्यादा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये 90 से ज़्यादा होगा तो इधर परपेंडिकुलर पड़ेगा, अदरवाइज इधर परपेंडिकुलर पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, इसका लंबाई कितना होगा बंधु, ये डी एफ है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हम क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू इसका आधार क्या होगा ए सी इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा डी एफ, परपेंडिकुलर क्या होगा डी एफ। बात समझ रहे हो। अब अगर दोनों का रेशियो हमें कहें निकालने के लिए कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का रेशियो निकाल दो, हम कहेंगे ठीक है, दोनों के बीच में रेशियो का साइन लगा दो और जो जो बराबर है उसको काट दो, तो 1/2 गया। थोड़ी सी भी आपके पास समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो हम चलिए इतना तक कह देते हैं कि DF और DE दोनों समान होगा। चलो हम इतना बता दिए, लेकिन आप साबित कर लो। साबित करके हमें मत बताना, खुद साबित करके अपने पास रखना। क्या DF और DE क्या होगा, समान होगा। हो गया साबित। पॉज करो और खुद से प्रयास करो। कर लिए प्रयास। अच्छा, नहीं समझ में आई बात, क्यों ये और ये बराबर होगा, है ना, नहीं समझ में आई होगी। जो लोग समझ गए होंगे वो हमारे स्टूडेंट हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारा दिया हुआ काम को पूरा नहीं करते हैं घर पे। देखिए ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण हमने परपेंडिकुलर डाला है। ये कैसा ट्रायंगल है, AFD कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, AD इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और ये क्या है, ये कोण है थीटा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, AD साइन थीटा कह सकते हैं ना, AD साइन थीटा, जैसा अभी हमने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में दिखाया था, याद है ना। अच्छा, इसे हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, ध्यान रखना, ये इसको परपेंडिकुलर मत मान लेना, देखने में कौन लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ध्यान में रखना है इस बात को, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, किस ट्रायंगल में, ADE में ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो ये हमारा क्या होगा, चूँकि ये थीटा है, थीटा के सामने वाला, ये सामने वाला जो रहता है वो साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर, जो बगल वाला रहता है वो बेस। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप साइन से होता है या कॉस से होता है, साइन से होता है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, AD साइन थीटा, और ये थीटा तो बराबर है ही। दैट मीन्स ये और ये क्या होगा, समान होगा। मतलब DF और DE क्या होगा, समान होगा। जब समान होगा तो हम इन दोनों को काट देंगे, और जब हम काट देंगे तो AB अनुपात AC, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ABD और ACD का जो क्षेत्रफल है वो AB और AC के अनुपात में होगा। ट्रायंगल ABD और ACD का जो क्षेत्रफल है वो BD और CD के अनुपात में भी होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि AB बटा AC बराबर BD बटा CD। इतना कॉन्सेप्चुअल प्रूफ आप ढूंढ करके देखिए, नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल। इसमें कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्ती करके खींच करके 2 पेज में प्रूफ अगर हम करें तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, उससे हमारी राइटिंग स्किल भले बढ़ सकती है कि हम ज़्यादा लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप तभी होगा जब हम प्रूफ को इमेजिनेशन से करें। और ये पूरा प्रमाण जो हमने आपको दिया है ये इमेजिनेशन के आधार पर है,
इन चीज़ों को समझना। ज्योमेट्री के सवालों को बनाने के लिए आपका इमेजिनेशन ज्योमेट्री में बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। कई लोग कहते हैं कि जैसे हमारा वीडियो लोग देखते हैं, यहाँ पर ऑफिस के भी बहुत से लोग हैं, हमारे क्वार्टर में लोग रहते हैं, तो कहते हैं कि आप सीरियस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हम सीरियस एक्चुअली नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारा अटेंशन जब टॉपिक पे रहता है ना, तो फिर हमारा ध्यान हटता ही नहीं है, यहीं पे हमारा ध्यान रहता है। आम वे में अगर आप हमको बाहर घूमते हुए देखिएगा तो आप हमको इतना सीरियस नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि इस पर पूरा अटेंशन है तो ये सीरियस नहीं है, सिंसियर आप इसको कह सकते हैं। कुछ और नहीं आएगा दिमाग में। इस समय अगर हमको कोई चुटकुला सुनाएगा तो वो हमको दुश्मन जैसा दिखाई पड़ेगा। और आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए बंधु। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पढ़ाई के टाइम में बस पढ़ाई करना, मज़ा लेना है। हम ये नहीं कह रहे मज़ा नहीं लेना है, मज़ा लेना है, एकदम ज़रूरी मज़ा लेना है, लेकिन उसी चीज़ में तभी आपका इसमें ग्रोथ होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश और सुन रहे हैं चुटकुला बीच में और उसको एंजॉय कर रहे हैं, यानी इंग्लिश में एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। क्या आपने ऐसा सिनेमा नहीं देखा है जिसमें जोक बिल्कुल भी नहीं होता है, सीरियस काफ़ी सिनेमा होता है, फिर भी वो आप लाइक करते हैं ना? ऐसा सीरियल होता है, सिनेमा होता है। महाभारत का जब गीता वाला एपिसोड आता है तो वहाँ तो कोई चुटकुला नहीं होता है, वहाँ तो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, फिर भी आप एंजॉय करते हैं घंटों तक। आप काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, वहाँ पर आपको एंजॉयमेंट मिलता है। एंजॉयमेंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि बस हंसते हंसाते रहिए, वही एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट का सही मीनिंग ये है कि किसी चीज़ में डूब जाओ, वही एंजॉयमेंट है। जहाँ डूबोगे वहीं आपको मोती मिलना स्टार्ट होगा, वहीं से आपको खजाना मिलेगा। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमसे ये एक्सपेक्टेशन भी आप नहीं रखिए और हम भी आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। आप अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो कम से कम इन चीज़ों का आप त्याग कीजिए और इन चीज़ों का विरोध कीजिए कि भाई अगर हम पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ाई होनी चाहिए, इसी में डूबना है, इसी का आनंद लेना है। ये हमें सिद्ध करना था AB/AC बराबर BD बटा CD। ठीक है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ये क्या है? एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अब थोड़ा मिटा दें क्या इसको हम? आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट किया होगा तो YouTube से तो कहीं जा नहीं रहा है, ये वीडियो YouTube पे ही है। जब इच्छा करे तब नोट कर लीजिए। YouTube पे आपको ये भी सुविधा है कि आप जितना बार चाहें हमको रिपीट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरी मर्ज़ी के बगैर आप हमें रिपीट नहीं कर सकते। देखिए ये हमारा पॉइंट डी था। डी कौन सा पॉइंट है? BC लाइन पर A से चला एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है वो क्या है? D है। कंपैरिजन हम एक आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जब त्रिभुज ऐसा होता था तो आप अंदर से बाइसेक्ट करते थे, याद है ना? ये A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट क्या है? D है। हम कहते थे आपसे कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। AB और AC इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात BD और DC का है। कब? जब ये थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब ये जब एंगल बाइसेक्टेड है तब। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? D कौन सा पॉइंट है जहां पर एंगल बाइसेक्टेड मिलता है? BD, यानी B से हम एक बार D पर गए, फिर C से एक बार हम D पर गए। वही काम यहाँ पर भी देखिए हो रहा है। AB बटा AC, देखिए उसमें वहाँ जो लिखा हुआ है AB बटा AC बराबर BD बटा DC, है ना? AB बटा AC बराबर BD बटा DC। मतलब जिस तरह का रिलेशनशिप इंटरनल बाइसेक्टर में मिलता था उसी तरह का, ठीक उसी तरह का रिलेशनशिप एक्सटर्नल बाइसेक्टर में मिलता है। इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।
आगे हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे। इस पे आधारित जितना भी प्रश्न होगा वो सारा हम बनाएंगे। इस वीडियो में कोई सवाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को हमने इसलिए सोचा कि भाई एक ही वीडियो में दोनों थ्योरी खत्म करते हैं। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का सवाल ले लेते हैं तो फिर ये पूरा वीडियो इक्विलैटरल ट्रायंगल में चला जाता है और फिर एक थ्योरी हमारा बचा हुआ रह जाता है। इसलिए हमने ऐसा किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब चूंकि अब सवालों का सिलसिला भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना, तो अब तो सवाल आएंगे ही आएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी सवाल आएंगे, आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का भी सवाल आएगा, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारा सवाल आएगा। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के थ्योरी में हमने आज क्या देखा कि सारा सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है, सारा सेंटर। तो जितना प्रॉपर्टीज लगता था उन सब में सेंट्रॉयड का प्रॉपर्टीज, ऑर्थो सेंटर का, इन सेंटर का, सर्कम सेंटर का, सारा प्रॉपर्टीज वहीं पर एप्लीकेबल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा और इसको हमने कंपेयर किया किससे, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट था और इसे हमने कंपेयर किया इंटरनल बाइसेक्टर। दोनों सिमिलर है, दोनों के अंदर जो रिजल्ट आया है वो सिमिलर है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली जब भी हम कुछ अपलोड करें तो आपको मिलता रहे। और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। अगर व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ता है तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह से आपके लिए हम काम करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में सवालों के साथ।